राजनय के अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी के राजनय के बारे में। 20वीं शताब्दी, जैसा कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन हमें नज़र आते हैं। उन परिवर्तनों का प्रभाव राजनय पर भी पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की जो परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों में दो बड़े राजनीतिक बदलाव हमें नज़र आते हैं। ये बदलाव ऐसे बदलाव हैं जिन्होंने राजनय को बहुत हद तक प्रभावित किया। यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात की परिस्थितियों पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि दो परिस्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण हमें नजर आती है। पहली है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राज्यों का उदय होता है। दूसरी बात, अमेरिका तथा जापान ने प्रताड़ितवादी नीति को त्याग कर विश्व राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ कर दिया। ये दो परिस्थितियां ऐसी थी जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राजनय, राष्ट्रों के बीच संबंधों पर व्यापक रूप में हमें दिखाई देता है। इन दो परिस्थितियों का प्रभाव राजनय में भी पड़ा और राजनय का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदल गया। इस राजनय के स्वरूप में जो बदलाव आया उसके पीछे कुछ कारण खोजे जा सकते हैं। उन कारणों की हम बात करें तो पहला कारण है, अमेरिका विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो परिदृश्य है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिल्कुल बदल गया और हम ये पाते हैं कि महाशक्ति के रूप में अमेरिका जो है वो स्थापित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और उन परमाणु बम के गिराए जाने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल एक ही महाशक्ति उभर कर सामने आती है जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। अमेरिका ने अपने इस घातक और विध्वंसक परमाणु बम से विश्व के सभी देशों को उसे महाशक्ति मानने पर मजबूर कर दिया। दूसरी बात यदि हम करें जिसके कारण राजनय में बदलाव आया, वह है कि अब राजनय का केंद्र यूरोप से हटकर अन्य महाद्वीपों तक बिखर गया। देखिए, जिस पुराने राजनय की या परंपरागत राजनय की जो बात हम अब तक करते आ रहे थे, उस राजनय का प्रमुख केंद्र यूरोप हुआ करता था। यूरोप के देशों के बीच होने वाली हलचल, यूरोप के देशों के बीच होने वाले राजनयिक क्रियाकलाप, यूरोप के देशों के बीच विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही राजनय की परिधि में शामिल थे। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए और उनकी स्वतंत्रता का यह प्रभाव पड़ा कि राजनय को भी नई परिस्थितियों के हिसाब से अपने स्वरूप में बदलाव करना पड़ा। यूरोप की जगह विश्व के अन्य जो महाद्वीप थे, उन महाद्वीपों के देश भी राजनयिकों के लिए आकर्षित बने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है वो हमें बदलता हुआ नज़र आता है। तीसरी बात जो हम कर सकते हैं वह यह है कि
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत एशिया अफ्रीका के देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अभिनेता बनने की चाहत ललक जो है पैदा होती है, और इस चाहत और ललक ने राजनीति के स्वरूप को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामवादी चीन, अफगानिस्तान, ईरान, इराक ऐसे देश थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और अपनी बात इस रंगमंच के माध्यम से कहने के लिए तैयार हुए। इसके अलावा एशिया के अन्य देश औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अन्य देशों से संबंध बनाने के लिए प्रेरित हुए और उनके द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए। ये राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और इस संगठन में अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या राजनय यूरोप तक सीमित था, उसका विस्तार हम इस युग में पाते हैं। इसी बात को इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयनबी ने एक तथ्य के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि 1919 से पहले केवल 16 छोटे राज्य ही गंभीरतापूर्वक विश्व राजनीति में भाग लेते थे और उसमें भी 15 यूरोपियन देश हुआ करते थे। लेकिन 1919 के बाद जो छोटे राष्ट्र थे उनकी संख्या 47 हो गई और उनमें 22 देश ही यूरोपियन देश थे। यानी कि जो छोटे राष्ट्र पहले यूरोप के हुआ करते थे, उनकी जगह अब दूसरे महाद्वीपों के छोटे राष्ट्र भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। तो परिदृश्य जो है हमें बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आता है। चौथी बात यदि हम करें तो जिसके कारण राजनीति में बदलाव आया वह है पुराने शक्ति संतुलन का नष्ट होना। हिटलर तथा उसके सहयोगियों की पराजय के बाद संसार स्पष्ट रूप से दो सैद्धांतिक गुटों में विभाजित हो गया और हम अच्छे से जानते हैं कि ये दो गुट थे, साम्यवादी और पूंजीवादी। इसी बीच में साम्यवादी चीन का उदय हुआ। साम्यवादी चीन के उदय होने से साम्यवादी विचारधारा वाले गुट को मजबूती मिली और इन दोनों के बीच की जो प्रतिस्पर्धा थी वह प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती चली गई। इस नए परिवर्तन ने विश्व के राजनीति को भी प्रभावित किया, बदल दिया। ऐसे दौर में जब साम्यवाद और पूंजीवाद संघर्षरत थे तो उनके बीच में एक परिस्थिति निर्मित हुई जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस शीत युद्धकालीन परिस्थिति ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। सोवियत संघ एवं अमेरिका के बीच शीत युद्ध की परिस्थितियों ने राजनीति के स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया। ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी थी और विरोधी विचारधारा होने के साथ साथ इन दोनों विचारधाराओं के का ये लक्ष्य था, ये उद्देश्य था कि उनका विस्तार हो, उनका वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे स्थापित हो और इसके लिए उन्होंने अन्य राष्ट्रों को अपने खेमे में मिलाने के लिए प्रयास शुरू किए और इसके लिए नए नए तरीके के राजनीति के प्रयोग इस काल में हम देखते हैं। उन प्रयोगों पर यदि हम विस्तार से बात करें तो हमें नज़र आता है कि पूंजीवादी अमेरिका ने यूरोप के देशों को साम्यवादी
देश बनने से रोकने के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम चालू किए। एशिया के अन्य देशों को सामवादी देश बनने से रोकने के लिए नाटो, सीटो, सेंटो आदि गुटों का निर्माण किया। इन देशों में हथियारों की सप्लाई की। सुरक्षा परिषद में इन देशों का सहयोग या विरोध किया। तो राजनयिक जो प्रयोग हैं वो प्रयोग शीतयुद्धकालीन परिस्थिति में बहुत अधिक मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। सोवियत संघ ने भी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पिछड़ू देशों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त राजनयिक जो है साधन का उपयोग किया। तो इस तरीके से इस शीतयुद्धकालीन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति ने राजनयिक के स्वरूप को बदल दिया। शीतयुद्धकालीन परिस्थिति की ही एक उपज, जिसको हम गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं, जिन्होंने दोनों गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए एक संगठन का निर्माण किया और इस संगठन से बहुत सारे देश जुड़े। इन देशों ने दोनों विचारधाराओं से अलग रहकर अपने अस्तित्व को बनाने के लिए प्रयास किया। तो गुटनिरपेक्षता का राजनय भी हमें इस परिस्थिति में नज़र आता है। तो कुल मिलाकर शीतयुद्धकालीन परिस्थिति ने राजनय को पूरी तरीके से बदल दिया। परंतु 1991 में सोवियत संघ के अवसान के साथ ही एक और परिस्थिति विश्व में उपस्थित हुई कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति रह गई और पूंजीवादी विचारधारा ने पूरे विश्व को प्रभावित करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे साम्यवादी चीन का उभार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी चीन अमेरिका का प्रतिस्पर्धी बन गया और वर्तमान परिस्थिति में साम्यवादी चीन जो है वो अमेरिका को महाशक्ति के रूप में ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है। अभी अगर हम वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनय के संदर्भ में चर्चा करें तो साम्यवादी चीन ने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को, विश्व के देशों की सैनिक व्यवस्थाओं को, विश्व के शक्ति संतुलन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। कोविड-19 का प्रभाव हम राजनय पर देख सकते हैं। तो अभी का जो राजनय है, वर्तमान का जो राजनय है, वो राजनय किस दिशा में आगे बढ़ेगा ये अभी शोध का विषय है। इसके संदर्भ में कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणियाँ हम नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान जो परिस्थिति है वो परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए घातक है। कोरोना का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पर पड़ रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, शासन व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है और हम फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां भी हम इस नए युग के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इस तरीके से राजनय में बदलाव और परिवर्तन तात्कालीन परिस्थितियों के कारण होता रहा है और 20वीं शताब्दी में ये सारे परिवर्तन हमें नज़र आए हैं। कुछ बातें हम राजनय की विशेषता के संदर्भ में कर सकते हैं। इन विशेषताओं को श्री के.एम. पन्नीकर के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। वो कुछ विशेषताएं नवीन राजनय की हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहली बात वो करते हैं कि नवीन राजनय के अंतर्गत एक देश अपनी बात को समझाने के लिए अन्य देश के शासकों से ही नहीं वरन वहाँ की जनता से भी अपील करता है। देखिए, बहुत बड़ा अंतर नवीन राजनय और पुरातन राजनय में जो हमें दृष्टिगोचर होता है वह यह है कि पुराना जो राजनय होता था उसमें राजनयिक या राष्ट्राध्यक्ष केवल उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से ही वार्तालाप करता था और अब जो राजनय का स्वरूप बदला है उसमें यह हमें दिखाई देता है
कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश की जनता से भी अपील करता है, वहाँ पर अपने अनुकूल वातावरण निर्मित करने के तमाम प्रकार के हथकंडे वह अपनाता है। तो अब राजनयिक केवल राजनयिक वार्ता करने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहा, अपितु जनता भी अब राजनय का हिस्सा बन गई है। दूसरी बात हम करें तो के.एम. पन्नीकर ने राजनय की विशेषता बताते हुए कहा है कि नवीन राजनय विरोधी राज्य की सरकार को बदनाम करने के लिए उसके लक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर रखा जाता है तथा दोषारोपण किया जाता है। नवीन राजनय एक ऐसा राजनय है जिसमें अब राजनयिक क्रियाकलाप करने वाले जो राष्ट्र हैं वो दूसरे देश की सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही साथ जो उनके लक्ष्य हैं उनको तोड़ मरोड़ देते हैं, उनमें दोषारोपण करते हैं। अभी जो अमेरिका और चाइना के बीच जो एक तरीके से गंभीर विवाद पैदा हो रहा है, उस विवाद में हम बहुत अच्छे ढंग से इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कोरोना वायरस फैलाने का दोषी बनाया है और चीन किस तरीके से अमेरिका को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो नवीन राजनय जो है वो इसी प्रकार का राजनय है जिसमें दूसरे देश को की सरकार को बदनाम करने का काम किया जाता है और उसके लक्ष्यों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। के.एम. पन्नीकर ने राजनय की विशेषता के बारे में जो तीसरी बात कही है वह यह है कि अपने राज्य की जनता का विरोधी राज्य की जनता से संपर्क तोड़ दिया जाता है। केवल अधिकारी स्तर पर ही राजनयिक संबंध कायम रखे जाते हैं। इस नवीन राजनय में सबसे बड़ी विशेषता ये उभर कर सामने आती है कि राज्य जो है अपने विरोधी राज्य की जनता का और अपने राज्य की जनता के बीच जो भी संपर्क के साधन हैं उन सभी साधनों को तोड़ देते हैं। भारत के संदर्भ में चीन और पाकिस्तान के द्वारा बहुत लंबे समय से इस प्रकार की नीति का, इस प्रकार के काम को अंजाम दिया जाता रहा है और भारत ने भी अभी जैसा हम देखते हैं कि चाइना के जो ऐप्स हैं उनको प्रतिबंधित करके, चाइना को दिए गए टेंडरों को समाप्त करके इस प्रकार का काम किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नवीन राजनय के माध्यम से ही हुआ कि अब राजनय केवल दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच या दो राष्ट्रों के बीच का व्यवहार नहीं रह गया है, अपितु जनता भी इस व्यवहार में शामिल हो गई है। तो ये अंतर भी हमें नज़र आता है। के.एम. पन्नीकर ने चौथी विशेषता जो बताई है वह यह है कि विरोधी राज्यों के साथ प्रत्यक्ष संपर्कों को कम कर दिया जाता है तथा किसी भी समझौते के साथ आक्रमणकारी भाषा में अधिक से अधिक शर्तें लगाई जाती है। अब संधि वार्ता जो होती हैं नवीन राजनय में वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न नहीं होती है और विरोधी राज्यों के साथ जो संपर्क है उसको सबसे पहला जो हथियार, अब यदि किसी देश के खिलाफ कोई विरोधी व्यवहार पैदा होता है तो सबसे पहले राजनयिक वार्ता का जो काम है उसको रोक दिया जाता है, संपर्कों को कम कर दिया जाता है। जो दूतावास होते हैं उन दूतावासों को ये कह दिया जाता है कि वो देश को छोड़ दें। तो आज का जो राजनय है, आधुनिक जो राजनय है, नवीन जो राजनय है, वो राजनयिक संपर्कों को ख़त्म करने का प्रयास करता है और यदि किसी प्रकार के समझौते की बात भी की जाती है तो उस समझौते में जो भाषा होती है वो विनम्र नहीं होती है, शांतिपूर्ण नहीं होती है, उसमें कहीं न कहीं आक्रमणकारिता का भाव विद्यमान रहता है और एक तरीके से दबाव या धमकी उसमें शामिल होती है। चाइना के बारे में और भारत के बारे में ये दोनों बातें यहाँ साबित होती है इस कोरोना काल में किस तरीके से
चाइना ने भारत को अमेरिका से अलग रहने की बात कही, और अगर अलग नहीं रहे तो गंभीर संकट की बात उसने कर दी। दूसरी बात, भारत के द्वारा भी चाइना को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी गई। और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण हम देख रहे हैं, या भारत और चाइना के बीच जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों में झड़पें हो रही हैं, ये सारी जो स्थितियां हैं वो नवीन राजनय का ही भाग हैं। पांचवी बात, के.एम. पन्नीकर ने राजनय की विशेषता के संदर्भ में जो उल्लेखित की है वह है कि इसमें प्रत्येक राज्य अपने विरोधी पक्ष को आतंकित करने की दृष्टि से अस्त्र शस्त्रों पर बहुत सा धन खर्च करता है तथा हड़तालों, सम्मेलनों और आंदोलनों का आयोजन करता है। यह भी बहुत बड़ी विशेषता नवीन राजनय की है कि अब केवल धमकी के माध्यम से ही नहीं, केवल डराने धमकाने के माध्यम से ही नहीं, अब अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके, उनकी खरीद फरोख्त करके दूसरे देश को, विरोधी पक्ष को आतंकित करने का प्रयास किया जाता है। भारत के द्वारा अभी वर्तमान परिस्थितियों में खरीदे गए राफेल विमान और उन विमानों का सेना पर सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करना, उनका प्रदर्शन करना, ये सब कुछ हम अभी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं कि किस तरीके से भारत भी अब चाइना के साथ संघर्ष में अपनी जो शक्ति है उसका प्रदर्शन कर रहा है। चाइना के द्वारा भी इस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अब जो राजनयिक जो काम है वो अस्त्र शस्त्रों के प्रदर्शन के माध्यम से भी संपन्न हो रहे हैं। और इसके अलावा गुप्त रूप से हड़तालों, सम्मेलनों और आंदोलनों का प्रयोग करते हुए दूसरे देश की शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास राष्ट्रों के द्वारा किया जाता रहा है। तो इस तरीके से नवीन राजनय की ये कुछ विशेषताएं हमारे सामने नज़र आती हैं। थैंक यू।